यूट्यूब के संडे क्लासेस में मैं मुकेश सर उपस्थित हूं। आज एक महान शख्सियत, भारत के 9वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को लेकर के। ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने भारत को खराब अर्थव्यवस्था से बाहर निकाला, विपक्षी को भरपूर सम्मान दिया, जहां आवश्यकता थी उनका उपयोग किया, और मनमोहन सिंह गैर राजनीतिक लोगों को अपना वित्त मंत्री बनाया। इनके पहले जितने प्रधानमंत्री हुए उनकी तुलना इनसे नहीं की जा सकती है, ना ही इनके बाद आने वाले प्रधानमंत्री की भी तुलना की जा सकती है, क्योंकि इनका जो 5 साल का कार्यकाल था वह अतुलनीय था और असंभव भी कहा जाए तो, लेकिन उस असंभव को भी संभव करके दिखाया उन्होंने। निर्णय लेने की प्रबल क्षमता, बोल्डनेस, कई भाषाओं के जानकार और एक राजनीति में एक लंबा अनुभव, क्योंकि 57 से राजनीति में सक्रिय थे। एक लंबा अनुभव उनके पास था और उनके बारे में अक्सर कहा जाता है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, एक्सीडेंटल डेवलपमेंट। अर्थात आकस्मिक प्रधानमंत्री और आकस्मिक विकास। इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि हम भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, और जब प्रधानमंत्री बन ही गए तो किसी ने यह नहीं सोचा था इतना बढ़िया काम करेंगे। तो इसीलिए इनके बारे में अक्सर एक शब्द आते हैं, जब भी आप पीवी नरसिम्हा राव को पढ़ेंगे तो हमेशा ये शब्द आपके सामने गूंजेंगे, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, एक्सीडेंटल डेवलपमेंट। संयोग का प्रधानमंत्री, आकस्मिक प्रधानमंत्री, और विकास भी आकस्मिक, उम्मीद नहीं थी किसी देश को। तो आइए हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इनका, और इनके बारे में प्रस्ताव कहा जाता है भारतीय आर्थिक सुधार के जनक, क्योंकि अर्थव्यवस्था काफी खराब थी। अब खराब होने के कई कारण थे। देश तो भले 47 में आजाद हो गया, लेकिन हम विदेशी चंगुल से आजादी पाए थे, इसलिए विदेशी कंपनियों पर हम भरोसा नहीं करते थे। हम नहीं चाहते थे भारत में किसी विदेशी कंपनी का इन्वेस्टमेंट हो भी तो छोटे पैमाने पे हो। डर था, क्योंकि एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी आया भारत में तो 200 वर्षों तक शासन किया। इस डर से किसी प्रधानमंत्री में यह हिम्मत नहीं होती थी कि हम रिस्क लें। लेकिन जब स्थिति खराब होती है तो निश्चित ही आवश्यकताएं बढ़ती है और कुछ खुद से समझौता करना पड़ता है, और यह समझौता करने में थोड़ी सी विलंब हुई। 47 के बाद 91 में यह डिसीजन लिया गया, यह बोल्डनेस डिसीजन लिया गया, जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था सुधरी। आइए थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं इनके बारे में कि कैसे ये प्रधानमंत्री बनते हैं और कैसे ये विकास करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इनके जन्म पे हम चर्चा करेंगे। इनका जन्म जो है वह 21 जून 1921 में हुआ था। 28 जून 1921 में, और इनकी मृत्यु 2004 में हुई थी, 23 दिसंबर को। आप समझ सकते हैं कि लगभग 70 वर्ष की आयु में ये भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तो निश्चित है जो 70 साल की उम्र में बनेगा उसके पास 40, 45, 50 साल का एक राजनीतिक अनुभव होगा। अनुभव कैसे नहीं होगा, एक स्वतंत्रता सेनानी थे, फेमस वकील भी थे और राजनीतिज्ञ भी थे, तो कई चीजें इनके साथ जुड़ती थी।
और ये साउथ इंडिया से अर्थात दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बनने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। उसके पहले देखिए आप किसी तरह का साउथ इंडिया का कोई भी लोग प्रधानमंत्री नहीं बना था। थोड़ी सी आप देखते हो पीवी तो थोड़ी सी इनकी पूरी नाम पे हम चर्चा करते हैं। पामुलापति पी से वेंकट और बाकी आप देख ही रहे हैं नरसिंह राव। हालांकि इनका नाम नरसिंह राव था लेकिन हम लोग बोलचाल की भाषा में इनको नरसिम्हा राव बोलते हैं। तो इनका ये पूरा नाम था, साउथ इंडियन नेम था इनका, पामुलापति वेंकट नरसिंह राव। किस कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो सबसे जो बड़ा इन्होंने काम किया वह था लाइसेंस राज की समाप्ति और भारतीय अर्थनीति में उदारीकरण या खुलेपन उसको कह सकते हैं। इस सबके लिए हमने व्यवसाय करने का दरवाजा खोल दिया। उस पर हम डिटेल चर्चा भी करेंगे। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि आखिर ये प्रधानमंत्री बने कैसे। हम क्यों कहते हैं कि ये एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री थे? सबके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, तो इनके पीछे भी कारण थे। कारण क्या थे? 1991 का चुनाव हो रहा था। चुनाव राजीव गांधी का अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ था। चुनाव प्रचार चल रहे थे। 2 चरणों में चुनाव हो रहा था। हालांकि उस समय तक राजीव गांधी टीम से ही लोग बाहर निकल करके इनके खिलाफ थे, तो चुनाव कठिन था। साउथ इंडिया में इनकी वोट पकड़ अच्छी नहीं थी और उसी चुनाव के दरमियान राजीव गांधी चुनाव प्रचार में गए तमिलनाडु, और जहां उनको मानव बम से उड़ा दिया गया। उस समय तक एक चरण का चुनाव हो चुका था। तो एक चरण का चुनाव हो गया था और दूसरे चरण का चुनाव बाकी था। तो दूसरे चरण के जो चुनाव थे और राजीव गांधी की हत्या हो गई थी, तो राजीव गांधी का जो सहानुभूति वाला वोट था वह दूसरे चरण में जुड़ गया, जिसका नतीजा हुआ कि 232 सीटें कांग्रेस जीती। अर्थात 232 सीटें कांग्रेस के खाते में आई। आप यूं समझ सकते हैं कि 100 सीट मान लीजिए पहले चरण का और दूसरे चरण का 132 सीट। तो राजीव के समय का सीट 100 और राजीव के बाद का 132। इसका मतलब ये जो 32 सीटें हुई है वह सरप्लस हुआ है, अर्थात सहानुभूति वाली वोट के कारण यह सीटें बढ़ गई। लेकिन बहुमत स्पष्ट नहीं हुआ, क्योंकि 543 में से 272 कम से कम चाहिए सीट सरकार बनाने के लिए, और आंकड़े से लगभग 40 सीटें कांग्रेस पीछे थी। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के दौर पे बड़ी कांग्रेस ने पीवी नरसिम्हा राव को संसदीय दल का नेतृत्व प्रदान किया गया। बहुमत ही नहीं, विश्वास था कि सरकार गिर जाएगी। इसलिए पहली बार किसी इनके परिवार के बाद, यानी नेहरू परिवार का यह पहला व्यक्ति था जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। उसके पहले भी मौके मिले थे, लाल बहादुर शास्त्री को कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था। वो गैर नेहरू परिवार के थे और ये भी गैर नेहरू परिवार के थे, साउथ इंडियन थे। लेकिन इनके पास एक अनुभव था क्योंकि ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे।
नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता जब चुन लिया गया तो निश्चित ही प्रधानमंत्री बनेंगे। और प्रधानमंत्री बनने के बाद में सबसे बड़ा एक समस्या जो होती है वो होती है बहुमत साबित करना, क्योंकि आप 232 पे प्रधानमंत्री बन रहे हैं और बहुमत सिद्ध करना 272 है। और वैसे में इन्होंने जो चतुराई से कार्य किया शायद कल्पना नहीं की जा सकती। इन्होंने बहुमत भी सिद्ध किया और ऐसा बहुमत सिद्ध किया कि 5 साल सरकार चली। और इनके सरकार कार्यकाल में विरोधी नहीं थे, क्योंकि विरोधी को भी इन्होंने अपने साथ रखा था। सबसे बड़ी खासियत, क्योंकि उस समय 2 लोग, एक अटल जी और एक सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी हिंदूवादी चेहरा, आरएसएस से जुड़े हुए, बीजेपी का स्तंभ माने जाते थे। और इधर अटल जी भाजपा को जुड़ा क्या, भाजपा के जन्मदाता ही थे, जनसंघ से जुड़े हुए थे। तो वैसे लोगों को अपने साथ ले लिया। जब प्रधानमंत्री बने तो इनके सामने देश की समस्या सामने आई। वो समस्या क्या थी? तो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वह काफी खराब हो चुका था। जो विदेशी मुद्रा भंडार था वह चिंताजनक स्तर से भी कम हो गया था। देश की सोना गिरवी रखा गया था। वैसे में और भारत के पास जो संसाधन थे, अन्न का भंडारण जो था, उसकी उपलब्धता मात्र 14 दिन के अर्थात 2 सप्ताह का शेष बचा हुआ था। घटना है 21 मई 1991। हालांकि 20 जून 1991 को ये प्रधानमंत्री बने थे। 20 जून 1991 को प्रधानमंत्री बने थे। और प्रधानमंत्री जब बने तो जब इनके साथ सामने डेटा आया तो डेटा हैरान करने वाली थी। लेकिन विकट परिस्थितियों में धैर्य के साथ जो कार्य करे वह नाम था नरसिम्हा राव। थोड़ी सी भी घबराहट नहीं। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर जनरल डॉक्टर मनमोहन सिंह को आमंत्रित किया। ये थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व गवर्नर। कहां के? तो आरबीआई के। पता नहीं इनको उनमें क्या दिखा। 84 के आसपास वे गवर्नर जनरल थे। और शायद उस समय नरसिम्हा राव विदेश मंत्री हुआ करते थे, क्योंकि 80, 84, 88, 89 आप नरसिम्हा राव को देखेंगे तो 1980 से लेकर 84 इंदिरा के समय और 1988-89 राजीव के समय ये विदेश मंत्री हुआ करते थे। तो 5 साल का विदेश मंत्री का अनुभव था इनके पास। तो विदेश नीति के बारे में भी इनकी जानकारी स्पष्ट थी। और उस समय ये मनमोहन को जानते थे। तो जब ये प्रधानमंत्री बने तो वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को आमंत्रित किया। और डॉक्टर मनमोहन सिंह को इन्होंने भारत का वित्त मंत्री बनाया।
और मोदी के कार्यकाल वाला वित्त मंत्री नहीं, ये वे वित्त मंत्री थे जिनको पूर्ण आजादी दी गई थी। आज देखिएगा आप, देश में किसी मंत्री को पूर्ण आजादी नहीं। रेल मंत्री कोई और है, लेकिन हरी झंडी प्रधानमंत्री दिखाते हैं। सड़क एवं परिवहन मंत्री कोई और है, हरी झंडी या रिमोट प्रधानमंत्री दबाते हैं। कृषि मंत्री कोई और है, लेकिन 2000 रुपये का जो किसान सम्मान योजना का राशि मिलता है, उसका पेमेंट प्रधानमंत्री करते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री कोई और होगा, लेकिन हवाई अड्डे का फीता प्रधानमंत्री मोदी काटते हैं। आज ये दौड़ है, लेकिन वह दौड़ अलग था। इन्होंने वित्त मंत्रालय देकर के पूर्ण स्वतंत्रता दे दी कि अब जैसे भी हो भारत को इस स्थिति से उबारिए। और उन्होंने बाकायदा भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसको मजबूत किया और आर्थिक दलदल से, आर्थिक भंवर से भारत को बाहर निकाला। कारण क्या था? भारत के पास उस समय, थोड़े से आंकड़े पर अगर गौर करें तो मात्र 6 अरब डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व था। यानी इतना ही राशि का धन विदेश में इनके पास, इनका संरक्षित था, जो 2 हफ्ते चलने वाला था। 6 अरब डॉलर मात्र। इतना ही शेष मचे हुए थे। और वैसे में देश को चलाना थोड़ी सी मुश्किल थी। उस समय भारत का जो राजकोषीय घाटा था, राजकोषीय घाटा वह 8.5% था। और अगर बात हम उस समय के चालू घाटा की करें, जो करंट में चल रहा था, वह 2.5% था। और ये 2.5% और ये 8.5% बहुत मायने रखता है। वैसे में मनमोहन ने भाई क्या किया? जब आप की आर्थिक स्थिति खराब होगी तो आपके रुपयों की जो वैल्यू होगी वह गिरेगी। अगर आप नहीं गिराते हैं तो विदेशी जो व्यापार है आपके साथ कोई नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उससे नुकसान जाएगा। तो ऐसे में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। ऐसा कदम उठाने की हिम्मत शायद ही किसी में होती है, और ऐसा देश के लिए बार बार किया भी नहीं जा सकता है। अगर ऐसा किया जाता है बार बार तो इसका मतलब देश दलदल में फंसता जाएगा। फिर भी उन्होंने रिस्क लिया। रिस्क क्या लिया? कि डिवैल्यूएशन ऑफ मनी। डिवैल्यूएशन ऑफ मनी, अवमूल्यन इसको बोलते हैं। यानी अपने रुपये की वैल्यू गिरा देना। जैसे मान लीजिए एक अमेरिकी डॉलर की कीमत अगर 80 रुपये है, अर्थात एक अमेरिकी डॉलर बराबर 80 रुपया भारतीय है। अगर हमने उसका 20% डिवैल्यूएशन कर दिया तो 80 का 20% होता है 16 रुपया। तो डिवैल्यूएशन करेंगे, अगर हम 20% डिवैल्यूएशन करते हैं तो 20% डिवैल्यूएशन का मतलब होता है 80 का 20%, अर्थात 16 रुपया। तो 16 रुपये डिवैल्यूएशन का मतलब यह हुआ कि आज से $1 बराबर अब 80 प्लस 16 और बढ़ गया तो 96 रुपये हो जाएंगे। ये होता है डिवैल्यूएशन।
हम कहते हैं कि हमारी जो रुपये है कमजोर होती जा रही है, डॉलर मजबूत होता जा रहा है। तो आपकी देश की अर्थव्यवस्था जिस दिन मजबूत होगी उस दिन डॉलर कमजोर होगा और आपका रुपया मजबूत होगा। और ऐसा नहीं है कि यह काम केवल मनमोहन सिंह किए थे। भारत में यह तीसरी बार डिवैल्यूएशन हुआ था, थर्ड टाइम डिवैल्यूएशन। इसके इस समय की स्थिति आप समझ सकते हैं। इसके पूर्व कब हुए? तो जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो उस समय में डिवैल्यूएशन किया गया था। ये होगा डिवैल्यूएशन कब? 1991। तो एक डिवैल्यूएशन 1947 30.5% का डिवैल्यूएशन किया गया था कि देश आजाद हुआ था। हम विदेशी चंगुल से आजाद हुए थे, हम विदेशी कंपनियों को आमंत्रित नहीं करना चाह रहे थे, हम अपने देश की स्थिति खुद संभालना चाह रहे थे। ऐसे सिचुएशन में हमें डिवैल्यूएशन करना पड़ा ब्रिटिश पाउंड के हिसाब से, क्योंकि भारत उस समय ब्रिटिश पाउंड के हिसाब से चलता था। तो 30.5% का डिवैल्यूएशन नेहरू जी ने किया। और 1966 1966 में भी 1965 इंडिया चाइना वार के बाद में भारत को फिर से एक बार डिवैल्यूएशन करना पड़ा, क्योंकि उस समय देश की स्थिति बहुत खराब हो गई थी और 36.5% का डिवैल्यूएशन करना पड़ा। और एक अंतिम बार 1991 कब 18 से 20% का डिवैल्यूएशन करना पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि 30, 36, 66, 67, 20, 67, 20, 87% का डिवैल्यूएशन अब तक किया जा चुका है। लेकिन हम इसको जोड़ के नहीं देखते हैं। एक बार डिवैल्यूएशन हुआ, फिर हमारी स्थिति मजबूत हुई, फिर डिवैल्यूएशन हुआ, तो एक टर्म में चलने वाला है, इसलिए एक साथ इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये डिवैल्यूएशन होता है विदेशी बाजार में हम अपने रुपयों को रनिंग में कैसे रखें, इसके लिए डिवैल्यूएशन किया जाता है। साथ ही ये सारे कार्य किसने किए? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। इसके अलावा भारत के पास जो सोना था वो बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखा गया। डिवैल्यूएशन ही केवल नहीं, हमारे पास जो सोना था तो सोना को गिरवी रखा गया। और यह गिरवी कहां रखा गया? बैंक ऑफ इंग्लैंड में। बैंक ऑफ इंग्लैंड में इसको गिरवी रखा गया। और इस गिरवी रखने से जो हमारे पास 6 अरब डॉलर था वो अब 60 करोड़ डॉलर हमारे पास हो गया। 60 करोड़ डॉलर। अब आपके पास 60 करोड़ रुपए जुटा लिए तो निश्चित आपको कुछ राशि हो गया। अब थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगा करके इसको इन्वेस्ट करके आप देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास कर सकते हैं। दूसरा काम किया गया, उद्योगों को बढ़ावा दिया गया, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। पहले बहुत ही लफड़ा था उद्योग में, दुकान में, क्योंकि हर चीज के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य था। तो नरसिम्हा राव ने क्या किया, जो लाइसेंस राज था, लाइसेंस राज इसको इसलिए कहा जाता था कि हर चीज के लिए लाइसेंस लेना होता था। छोटे बड़े तो किराना दुकान खोल रहे हैं तो लाइसेंस चाहिए, आटा मिल बैठा रहे हैं तो लाइसेंस चाहिए। तो मैक्सिमम चीजों के साथ लाइसेंस था। उस लाइसेंस की वजह से छोटे मोटे जो उद्योग थे वे इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे, क्योंकि पेचीदा काम था, बिचौलिए थे, दलाल थे। तो वैसे में 18 चीजों को छोड़ करके बाकी सबका लाइसेंस रद्द कर दिया। किसी का लाइसेंस नहीं रहेगा, केवल 18 चीजों को लाइसेंस के अंतर्गत रखा गया, कोटा के अंतर्गत, यानी लाइसेंस कोटा
के अंतर्गत रखा गया, जिस कोटा में आज भी देखिएगा जन वितरण प्रणाली का दुकान चलता है, वो कोटा के अंतर्गत आता है। लाइसेंसी कोटा उसको बोलते हैं, लाइसेंसी दुकान बोलते हैं। और उस समय तक विदेशी निवेश जो थी वो भारत में मात्र 40% थी। विदेशी निवेश की बात अगर करें तो 40% थी, इसको बढ़ा करके 51% किया गया। यानी विदेशी इन्वेस्टमेंट भारत में जितना होगा उतना देश को फायदा होगा, ये सोच करके किया गया। कॉर्पोरेशन टैक्स जो व्यवसायिक कमर्शियल टैक्स जो था उसको थोड़ा बढ़ाया गया कि जो पैसे वाले हैं थोड़ा सा टैक्स बढ़ा दे। टीडीएस की शुरुआत की गई। अब तक टीडीएस नहीं लगता था, हालांकि यह टीडीएस की जगह पे अब जीएसटी हो गया। तो टीडीएस की शुरुआत उस समय की गई थी। और इन सब कार्यों के बावजूद अटल जी इनको गुरु घंटाल कहते थे। इतना करने के बावजूद, हालांकि अटल जी प्यार से करते थे। आज हम अटल जी को बीजेपी, नरसिम्हा को कांग्रेस तक अलग खड़ा करते हैं तो आपको विरोधी नजर आते हैं, लेकिन बड़े करीबी मित्र थे, बड़ा एक दूसरे को सम्मान करते थे। राजनीति पॉलिटिक्स से ऊपर उठे हुए लोग थे, व्यक्तित्व के बहुत बड़े धनी थे ये लोग। और अटल जी इनको गुरु घंटाल कहते थे। गुरु घंटाल इसलिए कहते थे कि आदमी बहुत चालाक है। चालाक इस मामले में कि अगर अपना काम निकालना हो तो पार्टीगत दलगत राजनीति से अलग कार्य करते हैं। इन पर चर्चा चलेगी, क्योंकि ये वो शर्त है कि जब जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए इन्होंने विपक्षी दल के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को भेज दिया, पूरा देश आश्चर्यचकित हो गया कि सरकार कांग्रेस की। लेकिन संयुक्त राष्ट्र बैठक में प्रतिनिधित्व की जब बात आती है तो वो विपक्ष से भी नेता भेज सकता है। क्या यह डर नहीं था कि विपक्षी जाकर के हमारे देश की शिकायत करें? लेकिन अटल जी इस बात पर बार बार कहते हैं कि मैं वह शख्सियत रहा हूं कि विपक्षी ने मुझे भेजा, लेकिन मैं जब भी देश से बाहर जाता हूं तो मैं अपने राष्ट्र के उत्थान की बात करता हूं। इसलिए अटल जी का भी देश गर्व से सम्मान करता है। दलगत राजनीति से उठे हुए लोग थे, धर्म से अलग उठे हुए लोग थे, बीजेपी में रहने के बावजूद। तो अटल जी की वो असाधारण क्षमता थी। पीवी नरसिम्हा राव में वो विश्वास था कि हम राजनीतिक रूप से देश में लड़ते हैं, लेकिन जब हम विदेश में जाते हैं तो केवल हम अपने राष्ट्र के विकास की बात करते हैं, हम अपने राष्ट्र के सम्मान की बात करते हैं। इसलिए भेजा था। केवल यही नहीं, ये विपक्षी पार्टी के नेता, एक तो अटल जी हो गए, दूसरे भी आते हैं जो जनता पार्टी के सदस्य थे, जिनकी चर्चा हमने पहले किया था। सुब्रमण्यम स्वामी, ये सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, हिंदूवादी पहचान उनकी रही है। इन्हें श्रम, मानक एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, श्रम, मानक एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, जबकि यह अध्यक्षता हमेशा अपने लोगों को दी जाती है, लेकिन इनका भरोसा, इनका विश्वास देखिए। हालांकि इसमें एक चीज क्या है तो राजनीतिक चीजें भी छुपी है कि अगर दो मजबूत नेता अगर साइलेंट हो जाए, दो विपक्षी
अगर साइलेंट हो जाए तो काम आसान हो सकता है, ऐसी भी सोच हो सकती है, लेकिन इन सोच से भी परे थे ये लोग। साथ ही इनके कार्यकाल में जो 5 साल का कार्यकाल रहा, तो 5 साल में 91 से लेकर 96 तक इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाया। उसके बाद आने वाले प्रधानमंत्री के लिए यह काम आसान हो गया। भले आरोप प्रत्यारोप के लिए तो सभी लोग स्वतंत्र हैं, और इन्हीं के समय में 24 अप्रैल 1993 को अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन हुआ, पर मुहर लगी। और पंचायती राज व्यवस्था उस दिन लागू हुई, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। और कुछ दिन बाद 1 जून 1994 को 1 जून 1994 को 74वां संविधान संशोधन, और इस संशोधन में नगर पंचायत को मान्यता मिली। तो 2 काम इनके समय में हुए, एक पंचायती राज व्यवस्था, एवं नगर पंचायत व्यवस्था लागू की गई। तो एक बार हम फिर से समराइज कर लेते हैं। दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री, आंध्र प्रदेश में 1971 में ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। चुनाव के बीच राजीव गांधी के हत्या के कारण पीवी नरसिम्हा राव आकस्मिक प्रधानमंत्री बने, और जिस समय प्रधानमंत्री बने देश की अर्थव्यवस्था खराब थी। उस अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए गैर राजनीतिक लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया और अर्थव्यवस्था को सुधारा। उसके अतिरिक्त जेनेवा संयुक्त राष्ट्र में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने के लिए बीजेपी के महान नेता और बाद के समय में प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा। मनमोहन सिंह जो बाद के प्रधानमंत्री बने, उनको अपना वित्त मंत्री बनाया। सुब्रमण्यम स्वामी को, जिनकी बेटी सुभाषिनी हदर है, बहुत अच्छी कवित्री हैं, श्रम मानक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग का अध्यक्ष बनाया। पंचायती राज इन्हीं के समय लागू हुआ, नगर पंचायत की व्यवस्था इन्हीं के समय लागू हुआ। तो और एक चीज और इनके लिए कही जाती है कि ये 17 भाषाओं के जानकार थे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी जानते थे, कंप्यूटर पे अच्छी जानकारी थी इनकी। तो इन सब के बावजूद अगर देखें तो बीच का जो वह एरा रहा है, इनका जो कार्यकाल रहा है, एक स्वर्णिम कार्यकाल रहा है, जो देश की मजबूत अर्थव्यवस्था देने का कार्य किया। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले टॉपिक में मिलते हैं किसी अन्य बड़े शख्सियत को लेकर के। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।